हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट गवर्नमेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात हो रही थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब्स के बारे में। उनके यूजेस की बात चल रही थी कि माइक्रोब्स के क्या क्या यूजेस हैं हम अपनी डेली लाइफ में, जिसमें से बहुत सारे मैंने आपको बता दिए थे कि मेडिसिन्स में यूज़ होता है, विनेगर और एल्कोहल बनाने में यूज़ होता है, और भी बहुत सारे यूज़ हैं, एंटीबायोटिक्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है वैक्सीन बनाने में, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, वैक्सीन बनाने में यूज होता है माइक्रोब्स का। वैसे आपने देखा होगा जो जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें टीका लगता है, वैक्सीन का हिंदी में टीकाकरण ही कहते हैं, वैक्सीनेशन टीकाकरण या वैक्सीन यानी टीका। और ये जो टीके हैं, ये जो वैक्सीन है, अलग अलग टाइम पे लगाए जाते हैं छोटे बच्चों में। जैसे एक टाइम पीरियड होता है कि 8 से 9 महीने का जब बच्चा होगा तब कौन सा लगेगा, तब कौन सा लगेगा, इस तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी वैक्सीनेशन हुआ था, BCG का और रूबेला का जो टीका लगा था, ये सारे वैक्सीन होते हैं। तो ये वैक्सीन अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम पीरियड में लगाया, जैसे कि 8 से 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है, 8 से 9 मंथ का जो चाइल्ड होता है, तब लगाया जाता है DPT का। इसका लगाया जाता है DPT का। ये डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटेनस, डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटेनस 3 डिजीज होती है जिनसे बचाता है बच्चों को। नेक्स्ट लगाया जाता है 9 से 12 मंथ के चाइल्ड में, 9 to 12 मंथ्स। और ये जो टीका लगाया जाता है ये होता है MMR का। MMR का टीका लगाया जाता है, जिसमें मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, मीजल, मम्प्स और रूबेला। एक और टीका लगाया जाता है 18 to 24 मंथ्स का, जब चाइल्ड हो जाता है 18 to 24 मंथ्स के चाइल्ड में लगाया जाता है। इसमें DPT यानी वही अगेन, और पोलियो के अब टीके लगने लग गए। पहले पोलियो का ड्रॉप्स पिलाई जाती थी। ये ड्रॉप छोटे बच्चे से लेके और 5 साल तक के, 5 ईयर तक के बच्चों को पिलाई जाती थी और पोलियो से बचाया जाता था। तो ये टीका होता क्या, लगाया क्यों जाता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिसको आप समझें। देखो, जैसे कि आप मान लें कि ट्यूबरक्लोसिस TB को कहते हैं। जैसे कि TB का टीका यानी वैक्सीन लगा दिया गया किसी में, तो क्या होगा, ये जब TB का टीका लगा दिया जाता है, वैक्सीन लगा दी जाती है किसी भी बच्चे में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में, तो वो उसकी बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज। मैं आपको एंटीबॉडीज समझाऊंगा पहले। एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर वैसे भी मौजूद होती है, इनको रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कहते हैं, यानी कि बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि कोई माइक्रोब्स, जो कि डिजीज वाले माइक्रोब्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, उनसे हमारी बॉडी को बचाने का काम करते हैं। जैसे कि कोई भी माइक्रोब आया, उस पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है बॉडी के अंदर, तो ये एंटीबॉडी उसके साथ रिएक्ट करेगी और इसको मारने का या इसको वीक यानी कमजोर करने का काम करेगी, जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बच जाती है। तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन लगाया गया बॉडी के अंदर, तो क्या करेगा कि ये टीका एंटीबॉडीज बना देगा हमारी बॉडी में, जो पड़ी रहेंगी, समझ रहे हो आप। और जैसे ही हम किसी ट्यूबरक्लोसिस का जो माइक्रोब है, जिसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जैसे ही कोई बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी TB का कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आएगा, फॉरेन पार्टिकल, तो ये जो वैक्सीन है जिसके अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है TB के विरुद्ध, ये उसके खिलाफ उससे लड़ जाएंगी, उसको मारने का काम करेंगी या फिर उसको वीक कर देंगी। तो इस तरीके से वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। और ये वैक्सीन की अगर मैं बात बताऊं तो एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1798 में वैक्सीन का डिस्कवरी किया था। ठीक है, इसको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, वो सब मिलकर एक सिस्टम बनाती है, जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। यानी इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला तंत्र।
और ये हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उनसे लड़ने का काम करती है, उनको मारने का काम करती है, हमारी बॉडी को डिजीज फ्री रखने का काम करती है। और उसकी अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करेंगे जिस ब्रांच या जिस ब्रांच के अंतर्गत करेंगे साइंस की, उसको हम इम्यूनोलॉजी कहेंगे। और एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इम्यू ने ही पहली बार वैक्सीनेशन या वैक्सीन का डिस्कवरी किया था। ये बात हो गई वैक्सीन की, कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अगला जो यूज है माइक्रोब्स का वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। यानी हमारे जो पर्यावरण है उसको साफ रखने का काम भी करते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स। नाम तो नहीं दे रखे हैं पर बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, जैसे कि कोई प्लांट वगैरह या कोई एनिमल मर जाए, डेड हो जाए, मरने के बाद वो जमीन पे गिर जाएगा, पड़ा रहेगा, माइक्रोब्स ही हैं जो उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। माइक्रोब्स क्या है, उसको डिकम्पोज यानी उसको सड़ाने का काम करेंगे और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उनको दोबारा मिट्टी में या सॉइल में मिलाने का काम करेंगे। और अगर माइक्रोब्स ना होते, फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स, आप सपोज करें कि माइक्रोब्स नहीं होंगे, तो जितने भी डेड पर्सन्स हैं, डेड बॉडीज हैं, वो यूं की त्यों ही जमीन पे पड़ी रहेंगी। फाउल स्मेल, एक गंदी स्मेल रहेगी, पर वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगे। समझ में आई आपको? तो इनको इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं माइक्रोब्स। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं माइक्रोब्स। इसमें वो नाइट्रोजन का यूज होता है N2 और N3 में। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे फूड का ब्रेक डाउन करने का काम भी करते हैं, डेड बॉडीज का ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, एयर को क्लीन करने का काम करते हैं, सॉइल को क्लीन करने का काम करते हैं, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को साफ बनाए रखने का काम भी काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो एल्गी को डिकम्पोज कर देते हैं। एल्गी यानी शैवाल, काई, जो आपने देखा होगा वाटर बॉडीज के अंदर जो हरे कलर की, जो ग्रीन कलर की काई होती है, उसको कहते हैं एल्गी, जिनको हिंदी में कहते हैं शैवाल। क्या कहते हैं? शैवाल। इसको भी डिकम्पोज कर देती है कई सारे माइक्रोब्स। होता क्या है कि प्लांट पानी के अंदर ये एल्गी जब हो जाती है, उसको एल्गा, बहुत सारी एल्गी हो जाती है, उसको एल्गा ब्लूम कहते हैं। और वो वहाँ जिस वाटर बॉडी में एल्गा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एल्गा ब्लूम हो जाएगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वहाँ पे स्मेल आने लगेगी, और वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स यानी एक्वाटिक एनिमल्स, वो मर जाएंगे या फिर उनको रहने में बड़ी समस्या रहेगी। तो ऐसे इस तरीके से अपने पानी यानी वाटर को भी क्लीन करने का काम करते हैं, एयर को भी क्लीन करने का काम करते हैं, प्लस सॉइल को भी क्लीन करने का काम करते हैं, यानी कि ऑल ओवर द एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक और बात कि कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं एज ए फूड भी काम में लिया जाता है हमारे द्वारा। एज ए फूड जो है वो बहुत सारी प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, एसिड बनाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे फूड आइटम हैं जो माइक्रोब्स की वजह से ही बनते हैं। जैसे कि मशरूम हो गया, मशरूम की सब्जी बनाई जाती है। कई तरह की मशरूम होती है, कुछ जहरीली मशरूम भी होती है, कुछ खाने वाली ईटेबल एडिबल मशरूम्स भी होती हैं जिनके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। बहुत सारी एल्गी होती हैं जो मैंने अभी बताया आपको, उनसे भी कई तरीके की डिशेस तैयार की जाती हैं, उनके अंदर ही बहुत सारा प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ या आप ये मान लें कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाने के लिए भी यूज किए जाते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये सारे यूज हो गए हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। कल अपन बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नुकसान क्या हैं, ये बात करेंगे कल। आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।